Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। this particular session में हम कवर कर रहे हैं क्लास नंबर 10th जो कि आपका DFCCL एग्जाम के लिए जनरल साइंस की क्लास है। यहाँ पर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने के साथ में जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आपको कल नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट कराई जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमने उसके रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस हैं सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं। और इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को पूरा कंप्लीट करेंगे। कल के आपने क्लास में देखा होगा, कल नहीं कल से पहले वाले में, कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेबल से सीधे के सीधे पूछे गए 24 में से, है ना। तो 24 में से जब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल हमें यहाँ पे पूरी की पूरी करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के साथ में मैं आपको एटॉमिक नंबर कैसे क्या याद करने हैं एटम्स के, या फिर आपका कौन सा एलिमेंट तक आपको चीजें पूछी जाएंगी, कौन सा एलिमेंट कब डिस्कवर हुआ, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है, यानी कि 1 to 9 क्लास नहीं देखी है, तो जाकर के पहले वो देख के आओ। और इसके अलावा मैंने आपको 7 सेट भी करा रखे हैं, वो भी आप करके आना, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए ये वाली जो क्लासेस चल रही हैं फिर ज्यादा यूजफुल होगी, एक एक करके आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक चीज और, यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपना पेन और पेपर नहीं उठाया है तो उठा लो, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंडलीव से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो गई और आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस आपके जो पुरानी दो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दी गई थी, एक तो डॉबरिनर के ट्राइड दिए गए थे, ठीक है, और दूसरे आपके दिए गए थे यहाँ पे क्या, तो जो ऑक्टेव है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देखने हैं। अरे बोलो हाँ, बात क्लैरिफाइड हो गई क्या सभी को, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये आपकी क्लास नंबर 10 है। चलिए खैर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखो जब आपका पीरियोडिक टेबल वगैरह कुछ नहीं थी ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका क्या हुआ करता था कि सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे ना, जब आपके धीमे धीमे यहाँ पे एलिमेंट वगैरह खोजे जाने लगे, अलग अलग जो है एलिमेंट यहाँ पे हमें मिलने लगे, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को देखो सभी की आदत क्या होती है कि हम चीज़ों को अरेंज करके रखें। तो जब बहुत सारे एलिमेंट मिलने लगे तो इनको यहाँ पे एक तरीके से अरेंज करने की जरूरत महसूस हुई। तो सबसे पहला यहाँ पर काम करते हैं डॉबरिनर, ठीक है ना। कौन करते हैं भाई, डॉबरिनर। ईयर है 1817, ध्यान देना यहाँ से ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन है भाई 1817 में, यहाँ पे इनका पूरा नाम है वोल्फगैंग, वोल्फगैंग डोबरेनर, ठीक है ना। क्या है इनका नाम, वोल्फगैंग डोबरेनर। कहाँ के ये साइंटिस्ट हैं, तो ये जर्मनी के, अच्छा साइंटिस्ट नहीं थे ये, बेसिकली केमिस्ट थे, ठीक है। कौन थे ये, जर्मन केमिस्ट थे। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, आपका 1817 में इन्होंने एक ट्राइड दिया, ठीक है ना। ट्राइड का मतलब क्या होता है, अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो यहाँ पर आपका ट्राइड ही बोला जाता है इसको। अभी आपको पता चलेगा इसको ट्राइड क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये वोल्फगैंग डोबेरेनर थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है ना, इन्होंने सारे एलिमेंट्स उठा करके देखे और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इन एलिमेंट को क्या करते हैं, एक ट्रायड में डालते हैं। ट्रायड का मतलब होता है जब हम एलिमेंट्स के तीन तीन एलिमेंट के पेयर बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तीन एलिमेंट के पेयर किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे जब इनके पेयर बनाए जाते हैं, तब होता क्या है कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट है, जैसे कि मैंने लेटेस्ट से 3 एलिमेंट ले लिए, एक आपका एलिमेंट ए है, एक बी है, एक सी है। मैंने इन तीनों का, इसमें ए का जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा है और सी का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एटॉमिक मास है। तो अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक ही एरो लगाते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं होता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों यानी कि ए और सी, इन दोनों का जो यहाँ पे एवरेज है, यानी कि a+c/2 करते हैं, तो इन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो इक्वल टू होता है बी का जो एटॉमिक मास है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने ये चीज अपने ट्रायड में बताई थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन से ईयर में दिया, किसने दिया था, और इस ट्रायड का बेसिक फॉर्मूला क्या था, यानी कि इसका बेस क्या था। अब देखो और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि डोबेरनर ट्रायड जब इन्होंने दिया तो कौन कौन से एलिमेंट में दिया था, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट तब पता थे। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी टेबल देखो, क्या टेबल है भाई, यहाँ पे ट्रायड बनाने हैं तो हमें 3 यहाँ पर आपके और 3 यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो उस टाइम पे जितने भी आपके एलिमेंट नोन थे ना,
क्या थे भाई, जितने एलिमेंट नोन थे उसमें से बस कुछ ही एलिमेंट जो है डोबरिनर के ट्रायड को फॉलो कर रहे थे। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जब हमने लगाए यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो ऐसा नहीं था कि सारे एलिमेंट में ऐसा होगा कि पहला और तीसरे वाले का एवरेज निकालेंगे तो वो दूसरे वाले का एटॉमिक मास हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट में फॉलो नहीं हो रहा था, बस कुछ ही एलिमेंट्स में फॉलो हो रहा था जिनके नाम क्या क्या थे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये Li यानी कि लिथियम, फिर आ जाता है यहाँ पर आपका Na यानी कि सोडियम, फिर ये K क्या हो जाता है, K हो जाता है पोटेशियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Li हो गया, फिर यहाँ पे आपका कैल्शियम डाल दो Ca, यहाँ पे Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, लिखते जाना सभी को अच्छे से। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबरिनर ट्रायड, तो उसमें से आपको ये जो नाम है ना ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर आपका Sr हो गया, बताओ भाई Sr क्या होता है। तो Sr आपका स्ट्रोंटियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 38 होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, वहां पर मैं आपको एलिमेंट याद करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर देखो आपका स्ट्रोंटियम हो गया, फिर आ जाता है नीचे इसके बेरियम। ठीक है, क्या आ जाता है, बेरियम यानी कि Ba, फिर आ जाता है ब्रोमीन यानी कि Br, और फिर यहाँ पर आयोडीन। तो इन्होंने अपने जो है जितने भी एलिमेंट नोन थे ना उसमें बस ये कुछ एलिमेंट थे जो कि इसका जो डोबरिनर ट्रायड था यहाँ पर इसको फॉलो करने लग रहे थे। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक समझ में आया क्या। अच्छा, अब इसे अगर आप चेक करना चाहो, देखो मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। यहाँ पर जो आपका लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 6। ठीक है ना, 6 पॉइंट वैसे 9 होता है इसका एटॉमिक मास, 6.9 यूनिट। आपका जो Na होता है यानी कि सोडियम, इसका एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट का। और जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 यूनिट का। ठीक है, कितना हो जाता है ये आपका 39 यूनिट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमने जब इसका 6.9 को 39 में ऐड किया तो कितना निकल के आ जाता है भाई, 45। आपका ये कितना आ जाएगा, हाँ 45.9 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब इसका आप निकाल दो एवरेज, तो ये लमसम अराउंड आपका 23, लमसम लमसम कितना आ जाएगा, 23 यूनिट के आसपास आ जाएगा। तो बस वही आपका मिडल का यहाँ पे क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी, लेकिन सारे एलिमेंट पे ये फॉलो नहीं हो रहा था। ये ध्यान रखना, ये बस आपके कितने हैं, ये आपके 9 एलिमेंट हैं जिनमें इनका ट्रायड फॉलो हुआ, और ये 9 के 9 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से ये सब दे रखा है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, दुनिया जहान के क्वेश्चन बने इसके ऊपर, तो याद कर लो। याद करने का तरीका अगर आपको ये करना हो तो देखो, लीना का सर बा, ये तो अब याद हो ही जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीन ही तो हैं ये। ठीक है ना, कौन सी होती हैं ये, हैलोजन गैसेस होती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हैलोजन्स बोला जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट थे। तो ये सब आपको याद हो जाएगा क्या, फटाफट से बोलो। और यहाँ पे अगर हम इसको भी चेक करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है या किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ के साथ याद करने की कोशिश करना। आगे चल के मैं आपको याद करने की ट्रिक भी सिखा दूंगा। 40 यूनिट का। ठीक है, क्या हो जाता है आपका कैल्शियम, 40 यूनिट का हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, पता है सभी को। आपका जो स्ट्रोंटियम है इसका 38 होता है एटॉमिक नंबर। और अगर हम यहाँ पे बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56। क्लियर है, तो देखना यहाँ पे Ca का कितना हो गया आपका, कैल्शियम का 40 यूनिट हो गया। स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है अपना 87.6, और आपका जो बेरियम है इसका एटॉमिक मास होता है 137.3। क्लियर है, तो अब आप देख लो, इसका एवरेज लगा दो। 40 प्लस करोगे क्या, तो 137.3 करोगे, है ना, ये 1 भी है यहाँ पे। तो 40 प्लस 137.3 कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 177.3, है ना। कितना निकल के आ जाएगा, 177.3 से डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ जाएगा ये आपका 88.6 आ जाएगा। ठीक है, 88.6 के आसपास आ जाएगा। और अब देखो स्ट्रोंटियम का मास कितना है, 87.6 होता है, इसके लमसम लमसम इतना ही होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ऐसा ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किया। कहो तो इसका एटॉमिक मास भी बता देता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का करके भी दिखाता हूँ। देखो, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ताकि आपका जो इसके साथ जो एक तरीके से आपकी फैमिलियरिटी है ना वो यहीं से होनी शुरू हो जाए, क्योंकि आपको कुछ भी करके याद तो करना ही है। ठीक है, तो यहीं से धीमे धीमे करके चीजें याद करनी शुरू करो, तभी आपको आगे काम देगा। ठीक है, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर आपका आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूं, क्लोरीन का हो जाता है 35, ब्रोमीन का 35 है, तो ये बन जाता है अपना 79.9 बनता है इसका।
और अगर हम आयोडीन की बात करें तो इसका हो जाता है 126.9, ठीक है। तो अराउंड 127 ये है और आपका अराउंड 80 ये है, ठीक है। मैं आपका राउंड फिगर ले ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें एडिशन वगैरह भी करना है। तो 35 के साथ आप 127 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बोलो फटाफट से। 261, ठीक है। 162 हो जाएगा। 162 का आप हाफ कर दो, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो 81 आ जाएगा। बस 81 इज आपका लमसम लमसम किसके इक्वल होता है, 80 के इक्वल होता है। तो यही आपका डोबरनर ट्राइड में इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब आपको ये 9 के 9 एलिमेंट भी अभी तक याद हो गए होंगे, फटाफट से बोलो हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पर आपके इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं डोबरनर ट्राइड के ऊपर। अब हुआ क्या, ये डोबरनर ने चलो ठीक है 9 एलिमेंट में तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये अच्छे से सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इनका डोबरनर ट्रायड। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो डेवलपमेंट होता है दूसरा, वो किसके द्वारा होता है, तो न्यूलैंड के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है भाई, न्यूलैंड के द्वारा होता है। अब समझना इसको ध्यान से। ईयर यहाँ पर कौन सा आ गया, ईयर आ गया है 1866। तो 1866 ईयर में यहाँ पे जो न्यूलैंड थे, ये कहाँ के यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट थे, तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। कौन से थे, इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने 1866 में क्या किया, इन्होंने कहा कि अरे एक काम करता हूँ, इन्होंने और ऑब्जर्व किया, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स थे उनको और ज़्यादा ऑब्जर्व किया, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया। और फिर इन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन निकाला अपना, कि अगर हम ऐसा करें भाई, क्या करें कि जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे पता थे, अब ध्यान देना, उस टाइम पे जब न्यूलैंड ने 1866 में अपना यहाँ पे टेबल दिया, यानी कि जो इन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की टेबल दी, इस टाइम पे सबसे पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने एलिमेंट पता थे हमें। तो टोटल 56 एलिमेंट नोन थे जब न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाली टेबल आती है। अरे बोलो इतनी सी चीज क्लियर होगी क्या। तो वहां पर जब 56 एलिमेंट पता थे, इन्होंने एक चीज क्या ऑब्जर्व करी कि हम जितने भी एलिमेंट है, लेटर से ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर इस तरीके से आगे फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया और फिर ये एट्थ हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अगर हम हर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इस तरीके से लगा दें कि लेटर से यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हर जो एट्थ वाला एलिमेंट होगा, ठीक है ना, क्या बोला इन्होंने कि जो हर आपका एट्थ वाला एलिमेंट होगा, एट्थ वाला एलिमेंट मतलब 7 एलिमेंट तो इन्होंने यहाँ पे अरेंज कर दिए। फिर जैसे ही अगला एलिमेंट यहाँ पे आएगा तो इसके नीचे जो एलिमेंट आने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज इस पहले वाले एलिमेंट जैसी होंगी। तो बात समझ पा रहे हो आप इसको, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ी सी और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकी टेबल दिखाता हूँ। इन्होंने इस तरीके से अपनी टेबल दी थी और इन्होंने क्या बोला कि ये जो मेरे जो एलिमेंट्स है ना, इसको इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम क्यों दिया, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे गाने संगीत वगैरह होता है ना, उसमें गाने की कितनी धुन होती है, 7 धुन होती है ना, जो सारे गामा पादानी बोलते हैं ना, सारे गामा पादानी, ठीक है। तो हमारा जो म्यूजिक होता है उसमें 7 सुर होते हैं। इसी तरीके से जो इंग्लिश है, इंग्लिश में होते हैं डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। ये 7 यहाँ पे जो साउंड होते हैं वो आपके उस बेसिस पे इन्होंने इसको यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने किस बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया था। तो पहली बात तो इन्होंने जो आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उसके बेसिस पे अरेंज किया था। और इनको ये लॉ ऑफ ऑक्टेव का आइडिया कहाँ से आया, जो आपका 7 यहाँ पे क्या होते हैं, 7 म्यूजिक नोट्स होते हैं, ठीक है। 7 म्यूजिक नोट्स यानी कि जो आपके 7 संगीत के सुर होते हैं उसको यहाँ पे लगाया गया। हिंदी में सारे गामा पादा नहीं बोला जाता, इंग्लिश में आपका डोरे मी फा सो ला टी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, आपका बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन लगा दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लगा दिया, फिर आपका यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट तो लगा दिए, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जब इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट लगाए तो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी ना, वो बस कैल्शियम तक हो रही थी। जब इन्होंने इतने सारे एलिमेंट लगाए तो देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो ये एक एक एलिमेंट लगा रहे थे। अब इसके समझना लिमिटेशन भी आपको यहीं समझ आ जाएगी इसी टेबल में। तो जब इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट इस तरीके से लगाए तो भाई हुआ क्या कि कैल्शियम तक तो ऐसा हुआ कि भाई हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वैसी इसमें दिखी कुछ प्रॉपर्टीज, उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपका क्लोरीन में उस टाइप की प्रॉपर्टीज दिख गई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका ये लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, इनमें आपकी एक तरीके की प्रॉपर्टीज दिखी। लेकिन फिर इन्होंने जैसे ही कैल्शियम के आगे बढ़े तो ये बोरॉन और एल्यूमिनियम में तो चलो ठीक है प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक जैसी थी, लेकिन ये जो आपका नीचे सीआर है ना, सीआर क्या होता है भाई, बोलो फटाफट से, सीआर किस एलिमेंट को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका क्रोमियम को, ठीक है ना। लिख लो इसको, यहाँ पे पूछा जाता है हर एलिमेंट का आपसे क्रोमियम,
ठीक है, आपका अगर आपने एनटीपीसी वाला पेपर दिया होगा तो दुनिया जहान के क्वेश्चंस आए थे ऐसे। तो ये होता है क्रोमियम। जैसे ही क्रोमियम पे आए तो बोरोन और जो आपका एल्यूमिनियम है इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम थी, लेकिन ये जो क्रोमियम था इसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों जैसी नहीं थी। तो यहाँ पर इनका जो नियम है ना आगे फेल होने लग गया। अब इन्होंने जबरदस्ती करने के लिए क्या किया कि अब यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, क्या हो रहा था जब ये एलिमेंट को अगर ये कोबाल्ट को अलग रखते निकल को अलग रखते तो बेसिकली क्या हो जाता आगे चल के कि आपका कॉपर यहाँ पहुंच जाता, ठीक है, कॉपर यहाँ पहुंच जाता, लेकिन कॉपर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी थोड़ी सोडियम से मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अरे चलो ये जो कोबाल्ट है निकल है इसको एक ही में घुसा दो, ठीक है, इन्होंने एक ही ब्लॉक में घुसा दिया, लेकिन तब भी बात बनी नहीं। आगे चल के ये जो आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी वो आगे मिल नहीं पा रही थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल 56 एलिमेंट में से जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है न्यूलैंड का वो कहां तक फॉलो हो रहा था, तो वो कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था, उसके आगे से फॉलो होना वो बंद हो गया, यानी कि उसके आगे से जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम नहीं हो पा रही थी। देखो फिर उन्होंने ऐसे ही काम यहाँ पे ये किया है सी और एल के लिए। अब चलो बताओ सी और एल का फुल जो केमिकल नेम होता है वो बताइए फटाफट से, इस एलिमेंट का नाम है ना। तो सी आपका क्या होता है, सेरियम, लिख लो यहाँ पे, सी होता है आपका सेरियम और एल होता है लेंथेनम। इस लेंथेनम के ऊपर पूरी लेंथेनाइट सीरीज बनी हुई है। क्या है ये आपका लेंथेनम है। चलो खैर ये आपने नोट डाउन कर लिया। अरे यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया क्या कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो आपका कहाँ पर जाकर के फेल हो जाता है, तो ये चीज आपको क्लैरिफाइड हुई। और यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे जो अपने ये क्या नाम है जो न्यूलैंड थे ना, इन्होंने क्या सोचा कि भविष्य में हमारे आने वाले टाइम में कुछ होगा ही नहीं, आगे ऐसा थोड़ी है कि और एलिमेंट मिलेंगे, तो ये यही समझते थे कि जितने एलिमेंट मिले हैं उतने ही हमेशा रहेंगे, तो इन्होंने अपनी टेबल में और कहीं जगह नहीं दी। जबकि जो मेंडलीव थे ना वो बड़े ही मतलब मेंडलीव का अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, दुनिया जहान के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और मेंडलीव को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मेंडलीव ना होते तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल होती ही नहीं। क्लियर है, चलिए खैर, तो यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अच्छा उस टाइम पर तो आपके 56 एलिमेंट हो गए। तो मुझे जरा एक क्वेश्चन बताओ, एज ऑफ नाउ, नीचे आते हैं भाई थोड़ा सा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एज ऑफ नाउ अपने जो है इंडिया क्या है भाई पूरे वर्ल्ड में ही एज ऑफ नाउ कितने एलिमेंट आपके नोन है, ठीक है ना, कितने एलिमेंट्स जो हैं वो नोन है, एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कि आपके 94 एलिमेंट जो है ना वो है कैसे, नेचुरल अकरिंग, ठीक है, ध्यान देना कैसे हैं भाई, नेचुरल अकरिंग है, यानी कि ये आपके प्रकृति में खुद पाए जाते हैं। और बाकी के जो है 24, ये 24 आपके सिंथेसाइज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन करा के या कुछ भी करा के आपके जो बाकी के 24 एलिमेंट है ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। अच्छा अब कुछ बच्चे आएंगे भाई गूगल बाबा के पास से जाने के बाद कि सर अब तो एलिमेंट जो है 122 है, तो डियर इसके बाद में जो भी एलिमेंट है ना 119 हो गया, 120 हो गया, 121 हो गया, 122 हो गया, तो ये जो चार एलिमेंट है ना ये अभी तक सिंथेसाइज नहीं किए गए हैं, इनको बस हाइपोथेटिक ये कैसे हैं आपके हाइपोथेटिकल एलिमेंट हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, तो इसके ऊपर मत जाना, ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभी तक ना तो आपके किसी आदमी ने इसको सिंथेसाइज कर पाया है ना किसी रिएक्शन से ये बने हैं। बस हमने अभी तक ये अनुमान लगाया कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसे अभी तक किसी भी रिएक्शन के थ्रू फॉर्म नहीं किया गया, चाहे वो आपका 122 हो 1121 हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, एज ऑफ नाउ अभी तक हमें 118 एलिमेंट ही मिल पाए हैं पूरे यहाँ पे जो हमने अच्छे से सिंथेसाइज कर लिया जिनको। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लैरिटी है क्या आपके माइंड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, और यही जो मेंडलीव है इन्होंने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है ये सबसे बढ़िया की थी। अब देखो यहाँ पे, वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अच्छा यहाँ पे एक ही ई होता है, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये एक ई यहाँ से हटाते हैं, ये हो गया आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छे से यहाँ पे आप सारी की सारी बातें समझते जाना बड़े आराम से, अभी तक का मैंने जो ऊपर पढ़ाया उसे एक बार देख लो, थोड़ा सा पॉज करके समझ लो और उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं मेंडलीव के ऊपर। तो 1866 तक की कहानी तो आपकी ऊपर चली गई। अब होता क्या है कि ईयर आ जाता है आपका 1872। 1872 में यहाँ पर मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो यहाँ पर एक जर्नल में आपकी क्या करी जाती है, पब्लिश की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, एक जर्नल में ये पब्लिश की जाती है। अच्छा आपको पता है ये अलग अलग जो पीरियोडिक टेबल हो गई या फिर अलग अलग यहाँ पे अपने जो साइंटिस्ट हैं अपनी अपनी थ्योरी निकाल के आ रहे हैं, तो ये सब पता कैसे चलता था पहले के लोगों को, पहले ऐसा तो होता नहीं था कि जाके इंटरनेट पे कोई वीडियो डाल दी कि मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो पहले ना जर्नल्स हुआ करते थे अलग अलग, उन जर्नल में जाकर के आपने जो भी अपना शोध किया है या फिर आपने जो भी
रिसर्च की है वो अपनी रिसर्च यहाँ पे पब्लिश करानी पड़ती थी। उसी ईयर को यहाँ पे माना जाता था कि भाई इस ईयर में आपने अगर अपना जर्नल पब्लिश करवा दिया इसका मतलब आपने इस चीज को खोज लिया है इस ईयर में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्या किया। तो मेंडलीव ने कौन से ईयर में 1872 में पब्लिश कराया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दी तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे। तो उस टाइम तक आपके 63 एलिमेंट जो है वो नोन थे, यानी कि जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया वो 63 एलिमेंट का किया था। लेकिन भाई मेंडलीव जो है ना, इन्होंने इतनी अच्छी स्टडी करी एलिमेंट की कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के बीच बीच में ना जगह छोड़ दी थी। क्यों जगह छोड़ दी थी? इन्होंने बोला कि अरे ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नेचर में, तो इन्होंने जगह छोड़ दी। फिर आगे चल के और जगह छोड़ दी बीच बीच में, है ना, कि उन्होंने क्या बोला कि आगे चल के फ्यूचर में ये एलिमेंट तब डिस्कवर भी नहीं हुए थे। बात समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ नहीं है, उसके लिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह छोड़ दी कि आने वाले टाइम में ये डिस्कवर होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत बड़ी चीज थी और आगे चल के वो डिस्कवर हुए भी। और इन एलिमेंट के आपको नाम भी याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से, ठीक है। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। तो यहाँ पे अब सबसे और जो आपसे बात पूछी जाएगी, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी? तो वो थी आपकी एटॉमिक मास पे। बस यही थोड़ा सा इनके साथ गड़बड़ हो गई कि इन्होंने जो बेस बना लिया पीरियोडिक टेबल को वो बना लिया आपका किसको? एटॉमिक मास को। अब एटॉमिक मास को बेस बनाने से क्या प्रॉब्लम होती है वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पर इतना सा समझो कि ये जो बेस बनाया गया किस बेस पे आपकी इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, तो अगेन एटॉमिक मास पे, जैसा कि डोबेरेनर ने किया था, फिर जैसा कि आपका न्यूलैंड ने किया था, वही इन्होंने भी बनाया बेस एटॉमिक मास को, ठीक है ना। और बस इसी चीज को क्या बोल दिया गया? पीरियोडिक लॉ बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पीरियोडिक लॉ बोल दिया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि व्हाट वाज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन एक बार अगर पूरी लिखना चाहो तो लिख लो। क्या इन्होंने यहाँ पे दी थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, क्या लिखवाया है भाई मैंने? जो भी अपने एलिमेंट्स वगैरह हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द पीरियोडिक फंक्शन। ये क्या है? आपका पीरियोडिक फंक्शन है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उनके जो एटॉमिक मास है, यानी कि उनका जो भार है, आणविक भार बोला जाता है इसको हिंदी में, वो क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का। अब समझते हैं यार ये चीज मतलब है क्या। एक बार मैं आपको इनकी पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके चलता हूं कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी वो थी कैसी। आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखो। अब ये है आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही हैं? देखो इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन डाला हुआ है, फिर हाइड्रोजन के बाद देखो ये सारे के सारे जो कॉलम है ना ये खाली हैं। अब यहाँ पर देखो फिर आपका हीलियम के ये आपका लिथियम आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये वाले कॉलम सारे के सारे खाली हैं। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे आपके इस तरीके से दिए गए हैं। तो अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहले ये समझो। तो यहाँ पे इन्होंने जो एलिमेंट अरेंज किए हैं ना ये कैसे किए होंगे, तो समझना। इन्होंने हर एलिमेंट की क्या किया? रिएक्शन देखी। हर एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में। बात समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए ना तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो आर है, आर का मतलब पता क्या है? यहाँ पे जो भी आपका एलिमेंट दिया गया है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो आर की जगह हाइड्रोजन डाल दो, लिथियम है तो लिथियम डाल दो। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, जितने भी हर एक एलिमेंट, अब देखो कोई भी एलिमेंट, जब ये कोई एलिमेंट है, ये जब भी आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो इससे जो भी बनता है उसको बोला जाता है क्या? हाइड्राइड। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड बोला जाता है। जब वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड देता है, ठीक है। अब सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ना उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन जो है ना वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HO बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टीज हो रही थी ना इन्होंने एक साथ यहाँ पे क्लब कर दिया। यानी कि कितने ग्रुप बनाए यहाँ पे? देखो इन्होंने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने यहाँ पे ग्रुप थे, तो ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप थे। अगर आपसे पीरियड पूछ ले कितने पीरियड थे, तो देखो ये आपका 1 2 3 4 5 कितने पीरियड हो गए? 6 पीरियड हो गए। तो टोटल 6 पीरियड थे जो अपने मेंडलीव है उनकी पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है,
फर्स्ट सीरीज दी है, सेकंड सीरीज दी है, फोर्थ वाले यहाँ पे आपका जो पीरियड है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, फोर्थ वाला पीरियड, फिफ्थ वाला पीरियड और सिक्स वाला पीरियड, इन तीनों में क्या था, पहली सीरीज अलग थी, दूसरी सीरीज अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो यहाँ पे सीरीज दे रखी थी, ठीक है ना, यानी कि इनका इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर रखा था, पहली सीरीज में और दूसरी सीरीज में। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया, माइंड में कुछ सेट हो रहा है, नहीं हो रहा, फटाफट से बताना। अब यहाँ पर ऐसे इन्होंने क्या किया, ग्रुप में जब बांटा तो ग्रुप में भी दो इन्होंने ग्रुप किए हुए हैं, एक ए वाला पार्ट, एक बी वाला पार्ट, एक ए बी। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ए था और एक बी था, यानी कि देखो हर एक एलिमेंट आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटेशियम, तो पोटेशियम ग्रुप नंबर किसमें है, ग्रुप नंबर 1, और 1 का कौन सा पार्ट, ए, देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये ए में है, और ये जो आपका कॉपर है यानी कि Cu है, ये आपका बी वाले में है। बात मेरी समझ गए कि नहीं समझ गए, बस यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, बस ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपको घुमा फिरा के पूछेगा। अब देखो इन्होंने जब क्लासिफाई किया एलिमेंट को, कैसे किया, तो इन्होंने हर एलिमेंट की यहाँ पे रिएक्शन देखी, जिनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो आरओ बना रहे थे, यानी कि एलिमेंट, ये आर क्या है बेसिकली, कोई भी यहाँ पे आप एलिमेंट डाल दो इस सीरीज का, इस वाले ग्रुप का, एच डाल दो, एल आई डाल दो, एन ए डाल दो, के डाल दो, आरबी डाल दो, सी एस डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये बात है। फिर इन्होंने देखा जो आर और आर एच टू बना रहे हैं, यानी कि जो आपका ऑक्साइड बना रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ, हाइड्राइड बना रहे हैं दो हाइड्रोजन के साथ, तो वो वाले इन्होंने अलग लिख दिए। फिर ऐसे इन्होंने R2O3 का, RH3 का, तो इस तरीके से इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्जर्व करी। अरे बोलो हाँ, लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लगाए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको देखो, ये आपका कोबाल्ट और निकल है, ये कोबाल्ट है, ये निकल है, और ये जो लिखे हुए हैं ना, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट के क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं। तो आप अगर देखोगे इस कोबाल्ट को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका एटॉमिक मास कितना है, 58.93 है, और जो निकल है उसका आपका एटॉमिक मास देखो कितना है, 58.71 है। तो ये वाला जो एटॉमिक मास है आपको दिख रहा है, छोटा है, किससे, इससे थोड़ा सा छोटा है ना, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले लिख दिया और निकल को बाद में लिखा है। तो यही चीज इनकी क्या थी, एनोमली थी, यानी कि ये इन्होंने बोला तो ऐसा कि हम बढ़ते हुए, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सारे एलिमेंट को लगा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि बड़े थे, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, लेकिन वो पहले रख दिए, निकल को बाद में रखा। क्यों रखना पड़ा, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो ऐसी फॉलो हो रही थी। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या, अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द एनोमली इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव, तो वहां पर आपको कोबाल्ट और निकल का भी जिक्र करना होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग जगह जो खाली खाली जगह दे रखी है, ये देखो सारे एलिमेंट लिख रहे थे, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे अलग खाली जगह है, यहाँ पे अलग खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली खाली जगह दिख रही होंगी। तो ये जो खाली जगह थी ना, मेंडलीव ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट आने वाला है। अब वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने किस एलिमेंट को क्या नाम दिया था, तो अब वो आपको लिखना पड़ेगा और वो याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलो देखो, मैं ना आपको ये चीज पीरियोडिक टेबल में ही दिखाता हूँ, देखो आपको तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये बोरॉन दिख रहा है, इस बोरॉन के पीछे आप देखोगे ये बी वाला पार्ट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे बी वाला आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे खाली है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया ना, इस वाले एलिमेंट की इन्होंने प्रॉपर्टीज पहले से बता दी, समझ रहे हो, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने पहले से बता दी, और इसे एक इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, इका बोरोन, ठीक है, क्या नाम दिया इसको, इका बोरोन। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इका बोरोन नाम दिया, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेंडलीव ने इका बोरोन नाम दिया था, आज के टाइम पे हम उस एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, उस एलिमेंट का नाम आज के टाइम पर आपका क्या हो गया है, ये हो गया है अपना स्कैंडियम, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे, स्कैंडियम आता है, एससी से क्या हो जाता है, स्कैंडियम। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये स्कैंडियम जो एलिमेंट है बाद में डिस्कवर किया गया, लेकिन इसे पहले से ही यहाँ पे जो मेंडलीव थे उन्होंने एक नाम दे दिया था, इका बोरोन। यहाँ पे इका का मतलब क्या है, इका का मतलब होता है पहले, है ना। इका का मतलब क्या होता है, बोरोन से पहले। इका जो वर्ड है ना, ये संस्कृत का शब्द है, ये जो आपका इका शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है पहले आना, ठीक है। तो इका बोरोन यानी कि आपका बोरोन से पहले आने वाला एलिमेंट इन्होंने बोल दिया, जो फर्दर आपका आगे चल के स्कैंडियम के नाम से हमें मिला। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। अच्छा, अब ऐसे ही आपका अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप एल्यूमिनियम को देखो, ये आप एल्यूमिनियम देख रहे हो, उसके पीछे ये जगह खाली है बी वाले की, तो यहाँ पर इन्होंने से नाम पता क्या दिया, यहाँ पर इसको नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया इन्होंने, इका एल्यूमिनियम इसको नाम दिया। अब ये जो ये आपको दिख पा रहा है क्या, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या था आपका, इका एल्यूमिनियम,
इका एल्यूमिनियम। अब ये जो इका एल्यूमिनियम था, आज के टाइम पे हम उसे कौन से एलिमेंट के नाम से जानते हैं? गैलियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने ना पहले से ही इस गैलियम की या फिर आपका ये जो ऊपर स्कैंडियम हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले से बता दी थी। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो था जर्मेनियम। जर्मेनियम का इन्होंने नाम क्या रखा था? एका सिलिकॉन। यहाँ पे आपको सिलिकॉन दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है हमको सिलिकॉन? फटाफट से बताओ, यहाँ पे एसआई के सिंबल से कहाँ है? तो बस अपना ये देखो एल्यूमिनियम के आगे चिपका हुआ है ना ये सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के जस्ट पहले देखो ये बी वाला ब्लॉक यहाँ पे खाली है। तो बस इस ब्लॉक को हम क्या नाम दे देंगे? बताओ बताओ फटाफट से, अब इसका क्या नाम होना चाहिए? तो यहाँ पे अपने जो मेंडलीव थे इन्होंने इसको नाम दिया क्या? तो इका सिलिकॉन। क्या नाम दिया इसको? इका सिलिकॉन नाम दिया, जो कि आगे चल के किस नाम से जाना गया? आपका जर्मेनियम। ठीक है, आगे चल के जब इसको डिस्कवर किया, समझ रहे हो, उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तब भी इनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी मेंडलीव ने पहले से। और जब बाद में इसके ऊपर यहाँ पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो प्रॉपर्टीज सेम टू सेम वही निकल के आती हैं जो इन्होंने पहले से बता रखी थी मेंडलीव ने। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? इन तीनों एलिमेंट के नाम ध्यान में रखना। इका बोरोन स्कैंडियम है, इका सिलिकॉन जर्मेनियम है, इका एल्यूमिनियम गैलियम है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से बन सकते थे। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज्यादा आपको इनकी टेबल में कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, जितनी बातें बताई हैं बस ग्रुप ध्यान में रखना। 8 ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप थे टोटल। आपकी पीरियड्स कितने थे? तो 6 पीरियड थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, और फिर इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंट अब हमें कैसे लर्न करने हैं न्यू, क्योंकि अब हम न्यू वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको ही काम में ले रहे हैं। तो उसको साथ साथ मैं आपको जो जितने भी एलिमेंट हैं, एटम हैं, कैसे याद करने हैं, उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं, एटॉमिक मास कैसे याद करने हैं, ठीक है, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे आपको, देखो हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन आप इस लेक्चर को ना 2 से 3 बार देखना बड़ा ही कंसंट्रेशन से लगा के। जिनका बैकग्राउंड साइंस वाला बिल्कुल ही नहीं रहा है, या फिर जिन्होंने पहले ये कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं है केमिस्ट्री की, तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये सब पचाने में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, 2 से 3 बार देखोगे पच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंडलीव कहाँ के थे? तो मेंडलीव ना रशिया के थे। कहाँ के थे मेंडलीव? रशिया के थे। रशिया में जो साइबेरिया है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, रशिया के साइबेरिया में। तो ये क्वेश्चन आजकल आपका पूछा जाने लगा है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपकी और भी चीजें हैं वो कल देखेंगे। और हाँ, एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में ना आपके मेरे हिसाब से बस 2 ही चैप्टर हैं जिसमें पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। एक तो आपकी पीरियोडिक टेबल, जिसने पीरियोडिक टेबल को ढंग से करने का तरीका सीख लिया वो पूरी केमिस्ट्री खत्म कर सकता है। दूसरा होता है आपका रिएक्शंस। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं और जो पीरियोडिक टेबल है, बस यही 2 चीजें करनी होती हैं वैसे ढंग से, सब कुछ इन्हीं में आ जाता है, पता है आपको। तो खैर, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, बाकी का हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। और सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। अच्छा, 1-2 मिनट आपसे मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। आपको पता है ये जितनी भी चीज़ें आपके लिए लेके आई जाती हैं या फिर जो भी होता है ना, इस सब के लिए जो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है? तो आपने देखा होगा कई सारे लोग ना यूट्यूब पे ना बहुत सारा मतलब कुछ भी उठा के स्टार्ट कर दिया जाता है, और मतलब उसमें ना कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि उसके लिए ना जो को क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है एक टाइप का। और मुझे जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मिलता है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फायदा हो रहा है यार एक्चुअली में। जो आप पढ़ते हो ना, जब आप लोग पढ़ के दिखाते हो, आपके जो मार्क्स आते हैं, वो देख करके मुझे खुशी मिलती है कि हाँ यार, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे आपका बेनिफिट हो रहा है और आप उसके मार्क्स लेके आ रहे हो। ठीक है ना। फिर लेकिन कुछ बच्चे जब ये करते हैं ना कि भाई पढ़ लिया, ये सब कर लिया, उसके बाद में मतलब मक्कारी कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें करने लग रहे हैं क्लास के बाद में। मैं ऑब्जर्व करता हूँ आपको ग्रुप में कोई बच्चा इधर उधर की बात कर रहा है, तो मतलब ये लगता है क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या, कि मतलब इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग मेन पढ़ाई की बात छोड़ करके इधर उधर की बात लेके बैठ जाओ। ठीक है ना। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही मेरा मेन मोटिवेशन है कि हाँ भाई मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा चीजें हैं, ये सब कराने का क्या मोटो है आपको पता है क्या? मैंने आपकी जो क्लासेस ली हैं, जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल चल रहा था, उस टाइम पे मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब थी, बोलने की हालत नहीं थी, लेकिन मैं तब भी लेक्चर्स लिए आपके। क्यों लिए भाई? क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तब उन्होंने बताया था कि जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो तब मुझे आपका कोर्स, मैंने बोला हुआ था आपका एग्जाम होने से पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज और कस्टमर रिलेशन कवर करवाऊंगा।
तो आपका धीमे धीमे मैं 3-4 क्लासेस करवाने के मूड में भी आ रहा था, आपको पता भी होगा। तो इतना ज़्यादा जब मैं डेडिकेशन अपना लगा रहा हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी उसी मेहनत और डेडिकेशन से काम करो। ऐसा नहीं कि बीच में मक्कारी दे रहे हो या फिर कुछ भी करने चले जा रहे हो, पढ़ लिख नहीं रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ का यूज़ करो यार, उठाओ। यहाँ पे कितनी ज़्यादा मैं आपको पता है पीछे से जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड पे भी यार बहुत सारा प्रेशर रहता है कि यहाँ पे ना आपको क्या लग रहा है, फ्री में कंटेंट देना यूट्यूब पे आज के टाइम पे इतना ईजी है ही नहीं यार। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का। कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि बोलते हैं सर ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, हमारे में आ जाओ, ये सब छोड़ो, बोलना बच्चों को कि पेड वगैरह कराएंगे। तो वो सब यार होता रहता है, लेकिन ये सब तो चलो अलग चीज़ें हैं यार। ये प्रेशर तो मैंने इतना झेला हुआ है कि ये तो क्या ही प्रेशर है, ठीक है। वो लोग, बट यार आप लोग मेहनत करो अच्छे से, बात मेरी समझ पा रहे हो। आपको जितनी चीज़ें मिल रही हैं ना, बहुत मेहनत करो। पूरा का पूरा जो आपके मार्क्स आएंगे ना, वो आपकी मेहनत से ही आएंगे, वो किसी और की मेहनत से नहीं आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो 2-3 बच्चे अच्छा खासी पढ़ रहे थे ना, वो मतलब पता नहीं यार क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मार्क्स वगैरह भी आपके कुछ ढंग के दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। मेहनत करो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे आपने देखा मेरे मार्क्स ही नहीं आए, ये टॉपिक था, फिर आप मुझे बता दो सर ये टॉपिक जो है ये बच रहा है इसमें से, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैंने आपको HIRD करा दिया करंट अफेयर छोड़ के, और मैंने बताया भी इसमें एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा, तो आप मुझे टॉपिक बता दो सर ये टॉपिक नहीं आ रहा, अभी ये और करवा देना। जब मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं तो आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जब मैं कोई चीज़ बोलता हूं ना ये मैं कराऊंगा, तो वो मैं कराता ही हूँ, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से कराता हूँ, बहुत डीप में जाके कराता हूँ, वहां से कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है फिर, ठीक है। तो खैर इन सभी चीज़ों का ध्यान दो, सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैम जो कंटेंट लेके आती हैं, आपका वो जो क्लास होती है ना शाम को जीके की, वो क्लास आप वो जो 30 मिनट्स या फिर 34-35 मिनट की क्लास होती है ना, वो आप किसी एक काम करना, किसी और कोई भी यूट्यूब पे उठा लेना जो जीके की क्लासेस चलती हैं, वो जो 1-1 घंटे की क्लासेस चलती हैं, उनका आप कंटेंट नोट्स बनाना उसके, ठीक है। और ये 34-35 मिनट की क्लास के नोट्स बनाना, फिर मिलाना आपको क्या ज्ञान, किस में ज़्यादा ज्ञान मिला है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यार आप क्या मैटर ले रहे हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रेस्प कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो खैर यार, ये सारी की सारी बातें थी जो मैं बोलना चाह रहा था। एंड अब इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड इट इज़ रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। और जो काफ़ी बच्चे हैं जो कि भाई करके बोलते हैं, कोई जो है क्या बोलते हैं, दादा करके बोलते हैं, तो यही चीज़ें हैं, जो आपका प्यार है ना, वही मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है। नहीं तो आप देख रहे होगे भाई, यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो व्यूज़ के चक्कर में बस आते हैं, 1-2-4 वीडियो करा के चलते बनते हैं। चलो खैर, वो सब हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट इट इज़ रियली। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ना, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं और जो आपसे मुझे प्यार मिलता है, वो सब चीज़ें ही मुझे यहाँ पे ऑलवेज मोटिवेट करती रहती हैं। तो जब मैं इतनी थोड़ी सी चीज़ में मोटिवेट हो रहा हूँ, आपके लिए ये मोटिवेशन काफ़ी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो जाने वाला है इस जॉब के बाद? हाँ। तो बस यही 2-4 बातें हैं यार जो मुझे एक्स्ट्रा बोलनी थी। तो चलो खैर, अब एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।